हेलो फ्रेंड्स मैं हूं हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको अकाउंटेंसी का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। यानी कि जब 11th से बच्चे पास करके 12th में एंट्री करते हैं तो उनको अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना होता है और उसको किस भाग में बांट कर पढ़ाया जाता है, उसका बेसिक जानकारी मैं देने जा रहा हूं। आज मैं उन सभी चैप्टर्स को बताऊंगा कि जो आपको अकाउंटेंसी में पढ़ना होता है। इसके बाद इस क्लास के बाद मैं आपको डेली शाम को 8 बजे, यानी आज से आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो को आप देखकर यह दिमाग में सेट कर लीजिए कि यदि आपके घर में कोई बच्चा अकाउंटेंसी पढ़ रहा है या कोई आपके जानने वाला कोई अकाउंटेंसी पढ़ रहा है तो उसको मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह 8 बजे के लाइव क्लास में हमसे जुड़ सके। और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब 12th के जो छात्र हैं उनके एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं और 2024 में होने वाले एग्ज़ाम का अब जो समय अवधि है वह बहुत कम है। यदि वह कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग ले रहे हैं और उनको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है और वह या उनके सब्जेक्ट में कुछ छूट गया है और उसे वह जानना चाहते हैं और उस कारण उनका एग्ज़ाम खराब ना हो जाए, इसलिए आप मुझसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल से जुड़कर आप अपना बचे हुए क्लास को या आपको एक अलग तरीके से अकाउंटेंसी पढ़ाकर मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि जब भी आप एग्जामिनेशन में हॉल में जाएं तो आप मुझे याद करें कि हाँ, प्रकाश सर कुछ पढ़ाए थे। मैं हूँ प्रकाश सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा क्लासेस में। और आज मैं आपको बताऊँगा अकाउंटेंसी की सिलेबस कि +2 में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो आइए जानते हैं अकाउंटेंसी के कुछ सिलेबस के बारे में। तो लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी यह +2 का सिलेबस है और इसको 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। इसको 2 पार्ट में पढ़ा जाता है, यानी पार्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी। तो जब हम पार्ट ए पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती है, यानी गैर व्यापारिक संगठनों के लेखांकन के बारे में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोटा मोटी आपको इसके चैप्टर के बारे में बता दूं कि वह संस्था जो चैरिटेबल काम करती है, यानी सेवार्थ काम करती है, प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं करती है, उसके लेखे को जिस अकाउंटेंसी में संधारण करते हैं उसे कहते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा लेसन इसमें आता है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट। दूसरा +2 का जो बच्चा है वह दूसरा चैप्टर अकाउंटेंसी में क्या पढ़ता है, तो पार्टनरशिप फॉर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट, यानी उसका दूसरा चैप्टर प्रारंभ होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का एक छोटा सा ब्रीफिंग आपको देता हूं। जब मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको विस्तार रूप से आपको बताऊंगा कि अकाउंट पार्टनरशिप होता क्या है। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या संस्था आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट के तहत, एक समझौते के तहत व्यापार या व्यवसाय प्रारंभ करती है या कार्य करती है तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। उस फॉर्म को आप देख लीजिए, उस फॉर्म को 4 पार्ट में करके पढ़ा जाता है। पार्टनरशिप 4 पार्ट में पढ़ा जाता है, जिसका यह पहला लेसन यानी बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी उसका बेसिक हम पढ़ते हैं पार्टनर्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर बेसिक कंसेप्ट। दूसरा उसका पार्ट आता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरा इसे पढ़ते हैं कि मान लीजिए हमने एक पार्टनरशिप खोल लिया, ठीक है ना, और उसमें प्रॉफिट लॉस शेयर करने का अपना एक अनुपात समानुपात हमने बना रखा है। कुछ दिन चला पार्टनरशिप, एकदम मजे से चल रहा है, प्रॉफिट लॉस जो भी आना है वो आ रहा है। उस क्रम में कोई पार्टनर नाराज हो जाता है और कहता है कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम ज़्यादा पूंजी लगाते हैं और हमको प्रॉफिट कम मिलता है। ऐसे में ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है पार्टनरशिप में कि कोई ना कोई पार्टनर नाराज हो जाता है और बीच में फिर से उस पार्टनरशिप को पुनर्गठित किया जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं
साझेदारों का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो जो नाराज हो जाते हैं उनको मनाने के लिए क्या करते हैं कि जो साझेदार हैं वह अपने पार्टनरशिप फॉर्म में क्या रिफॉर्म लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं और फिर से उसमें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझौते के तहत आपस में आम सहमति बनाकर उसको बांटते हैं। तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी का पुनर्गठन, यानी साझेदारी तो पहले से था, फिर से उसका पुनर्गठन किए और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको फिर से हमने उसको फिर से इस्टेब्लिशमेंट किए कि अब हम लोग पुराने रेशियो से नहीं, अब इस नए रेशियो से हम उसको बनाएं। तो जब यह चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा विस्तार से कि कैसे यह बनता है। नेक्स्ट आप पढ़िएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब यह पहले आपने बेसिक पार्टनरशिप यानी कि कुछ लोगों को मिलाकर 2 या 3 लोगों को मिलाकर हमने पार्टनरशिप बनाया। बीच में कुछ दिन हमारा फॉर्म चला तो बीच में उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो हमने पूरे से पार्टनरशिप का पुनर्गठन किया और उस अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमने अलग अलग बांटा। आगे चल के हमको ज़रूरत पड़ा कि नहीं, हमें और पार्टनर्स की ज़रूरत है। पार्टनर्स कई तरह से, यानी कि काम बढ़ जाए तब भी अपना पार्टनर बनाते हैं, यदि पूंजी कम पड़ रहा है तो किसी को अपना पार्टनर बना के पूंजी प्राप्त करने के लिए ना किसी को अपना पार्टनर बनाते हैं कि जब कोई नया पार्टनर पुराने पार्टनरशिप में एंट्री करता है तो उसका अकाउंटेंसी, उसमें लेखांकन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश, यानी कि पुराने पार्टनरशिप में नए पार्टनर्स का एंट्री करने के बाद वह अकाउंटेंसी में क्या परिवर्तन होगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या परिवर्तन होगा, पुराने वाले पार्टनर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, नए वाले को क्या मिलेगा, नए वाले को मिलने के कारण पुराने वाले में किसको घाटा होगा, किसको नुकसान होगा, इसके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं इसी पार्टनरशिप में एक और मोड़ आता है पार्टनरशिप में, जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। कहने का मतलब कि एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है, ठीक है ना, तो ये तो ह्यूमन बॉडी चला रहा है, तो स्वाभाविक है कि कोई या प्राकृतिक या किसी तरह से अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है या कोई पार्टनर्स कहता है कि नहीं अब मैं इस पार्टनरशिप में आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे अपने आप को नहीं रख पाऊंगा, मैं इस पार्टनरशिप से अपने आप को एग्जिस्ट करता हूं, बाहर निकालता हूं, वैसी कंडीशन में क्या होगा, वैसी कंडीशन में क्या होगा, जो रिटायर करेंगे, जो डेथ करेंगे उनको या उनके उत्तराधिकारी, यानी कि जो रिटायर होंगे वो तो अपना शेयर लेकर जाएंगे, जो डेथ कर गए तो उनके उत्तराधिकारी, उनके जो क्या बोलते हैं उसको, सपोज होंगे, उनको क्या मिलेगा और उनके जाने से पुराने पार्टनर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इसके बाद एक चैप्टर आता है, ये पार्टनरशिप 4 भाग में हम पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि जब कोई कंपनी या संस्था को पूंजी की कमी होती है, जब किसी फर्म या कंपनी को पूंजी की कमी होती है तो वह अपना शेयर मार्केट में बेचने के लिए उतरती है। यानी कि पूंजी, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, पूंजी प्राप्त करने के लिए जब एक शेयर बॉन्ड कंपनी बेचती है, इशू करती है, तो उसको हम इशू ऑफ शेयर, और जब उसको हम शोधन करते हैं, यानी कि जब उस शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं तो उसका एंट्री कैसे होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, शेयर जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर होता है, प्रीलिमिनरी शेयर होता है ना, तो इस तरह के बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और शेयर्स के पार्ट भी होते हैं, यानी एप्लीकेशन पे क्या होता है ना, अलॉटमेंट पे क्या होता है, पार्टली अलॉटमेंट, फर्स्ट अलॉटमेंट पे क्या होता है, सेकेंड अलॉटमेंट पे क्या होता है ना, इस तरह से बहुत सारा इसमें है चैप्टर पढ़े और बहुत मज़ेदार चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर में। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है पार्ट ए में, और अंतिम जो आता है वह इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ
डिवेंचर्स। 7वां चैप्टर आता है इशू ऑफ डिवेंचर। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि किसी कंपनी को पूंजी की जरूरत होती है तो वह अपना शेयर मार्केट में लेकर आती है। ठीक उसी प्रकार पूंजी को ही प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कंपनियां अपना डिवेंचर्स लाती है, यानी ऋण पत्र लाती है। दोनों में अंतर क्या है मैं अभी आपको बता देता हूं, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो विस्तार में पढ़ाऊंगा। शेयर्स जो होते हैं और जो शेयर्स होल्डर होते हैं वह कंपनी के मालिक होते हैं, यानी कि उन्होंने अपना पूंजी लगाया है और प्रॉफिट जो होता है उसमें उनका एक हिस्सा होता है। तो जब प्रॉफिट होगा तब भी उनका हिस्सा होगा शेयर होल्डर का, और लॉस होगा तब भी उनका हिस्सा होगा, यानी कि वो लॉस में भी भागीदार होंगे और प्रॉफिट में भी भागीदार होंगे। तो ये शेयर होल्डर्स की कंडीशन है। लेकिन डिवेंचर्स ऋण पत्र के साथ ऐसा नहीं है। ऋण पत्र में एक बॉन्ड है जिसके तहत कंपनी अपने ऋणदाता से यह प्रॉमिस करती है कि हम आपको नियत समय पर कुछ निश्चित दर पे आपको हम ब्याज देंगे। इसमें क्या मिलता है? इसमें ब्याज मिलता है। डिवेंचर्स में ब्याज मिलता है और शेयर्स में प्रॉफिट यानी शेयर हिस्सा मिलता है। तो डिवेंचर्स में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वह कंडीशनल है। आपका कंपनी प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए उससे कोई मतलब नहीं, हमको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना। अब उसी का यदि डिवेंचर्स इशू हो गए तो अब रिडेम्पशन भी होगा। रिडेम्पशन मैंने क्या, यानी कि वह अपना ऋण पत्र समय अवधि पूरा होने पे वापस लाएगा और कहेगा कि आप अपना है बॉन्ड लीजिए और हमारा जो पैसा है वह ब्याज सहित वापस कीजिए। उसी को रिडेम्पशन बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है रिडेम्पशन में, कंपनी कहती है कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, आप कुछ पैसा ले लीजिए और अपने डिवेंचर्स को क्या कर लीजिए, रिन्यूअल कर लीजिए, यानी कुछ दिन के लिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए और मैं आपको थोड़ा और ब्याज बढ़ा के दे दूंगा। तो पार्टी क्या करता है कि चलो ठीक है, कुछ मिल गए या नहीं भी मिला तो मुझे ब्याज रेट बढ़ गया और मैं आगे आकर लूँगा। तो इस तरह का चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये था पार्ट ए का। तो पार्ट ए में हमने क्या क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और चौथा पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट पढ़ेंगे इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आपका पार्ट ए में हो गया। अब इसी तरह हम पार्ट बी में हम क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट बी में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इन बैलेंस शीट, यानी किसी कंपनी का आप उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और उसका बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है ना। अब यह साल के अंत में बनता है और पूरे साल में क्या वित्तीय लेन देन हुआ, ठीक, उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपके एसेट्स क्या बचे, आपके लायबिलिटी क्या बचे, इस अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट बी का दूसरा लेसन चैप्टर होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण। क्या पढ़ते हैं? वित्तीय विश्लेषण। तो वित्तीय विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? वित्तीय विश्लेषण का मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी का 2-3 साल का बैलेंस शीट उठाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि पहले सीजन में कंपनी ने क्या प्रॉफिट लॉस किया, दूसरे सीजन में क्या प्रॉफिट लॉस किया, तीसरे सीजन में क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया, और आज इसका क्या है और कल क्या होगा। इसी को हम वित्तीय एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब यह फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए ना, कौन कौन से यंत्र चाहिए, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो ना, लेखांकन अनुपात। तो अकाउंटिंग रेशियो के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। ठीक है ना, यानी कि कैश का आपके बिजनेस में किस तरह से फ्लो हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज का ये चैप्टर रहा, और आप याद कर लीजिए कि मैं हर रोज 8 बजे आपको इस
विषय पे एक विस्तृत क्लास दूंगा और आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस चैप्टर में किन बातों को ध्यान देना चाहिए और एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। अभी तक आप मेरे चैनल में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैं कहूँगा कि मिलिए आप हमसे लाइव क्लास में और सीखिए अकाउंटेंसी क्या होता है, क्योंकि आप बड़े हों, छोटे हों या किसी भी फील्ड में हो, आपको अकाउंटेंसी का जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है ना। ये बेसिक विषय है और इसे हर आदमी को एक गहन अध्ययन करके और इससे सीखना चाहिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं।